लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हमारा मेन कैरेक्टर अपने एनिमीज से बदला लेकर अपने इलाके को एक बार फिर से हथिया लेते हैं। यहाँ इसके बाद रन की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम सिया होता है। वैसे तो वो अपने आप को सिर्फ वीक समझती थी, लेकिन उसके अंदर असल में एक तरह की काफी पावरफुल गार्जियन स्पिरिट थी जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं मालूम था। सेंट टॉमस उसे बार बार हिंट देने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की नहीं समझ पाती। एक रात को अचानक से उसके घर में रोबोट्स की पूरी आर्मी पहुंच चुकी थी क्योंकि वो सिर्फ उसकी गार्जियन स्पिरिट को लेना चाहती थी। सेंट टॉम सही टाइमिंग में आकर उसे बचा देता है और उसे इस जगह से भागने के लिए कहता है। उसे कहता है कि जाकर तुम डीमन स्ट्रीट में जाओ, लेकिन यहाँ रास्ते के दौरान वो ट्रक उनसे टकरा जाती है। ट्रक उन पहली बार जिंदगी में अपने मिशन में फेल हुआ था, उसकी वजह से वो ट्रक उन वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन सिया कोई खरोच तक नहीं आती। अब आगे तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सेंटम सिया के पास आता है, उसे बताता है कि जानती हो आज तुम्हारी जान किसने बचाई? तुम्हारी गार्जियन स्पिरिट ने। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सेंटम सिया को लेकर डीमन स्ट्रीट में पहुंच जाता है। यहाँ वो लियांग के घर के सामने पहुंच जाते हैं। सेंट टॉम सिया को बताता है कि इस इलाके के अलावा उसके लिए कोई भी सेफ प्लेस तो हो ही नहीं सकती। यहाँ लियांग दरवाजा खोलता है और सिया का वेलकम करता है। लियांग को देखकर सिया उससे कहती है कि वाकई में वो अपने नक्चड़े भाई से तो काफी ज्यादा अलग है, उसे तुमसे कुछ सीखना चाहिए। सभी उस जगह में यन भी पहुंच जाता है। वो सिया से कहता है कि तुम मेरे घर में आकर मेरी बेइज्जती कर रही हो। वैसे मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ बिल्कुल कभी भी मत आना। तुम्हारी हिम्मत कैसे इस जगह में आने की? जिस पर कि सिया सेंटम की तरफ इशारा करते और कहते हैं कि ये कमीना मुझे यहाँ पे लेकर आया है और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। यहाँ शाम के टाइम पर हम देखते हैं कि लियांग सिया को एक काफी बड़ा ट्रे दिखाता है उसी के घर के पास। वहाँ पर उसकी सारी फैमिली मेंबर्स के नेम टैग लगे होते हैं। दूसरी तरफ सेंटम जो कि यन से कहता है कि आखिर वो सिया को ट्रेनिंग क्यों नहीं देता, जिसके जवाब में यन उससे कहता है कि क्या वो कहीं की तोप है जो मैं से ट्रेनिंग दूं? वो सब बच्चों की तरह डेड आइलैंड में क्यों नहीं जाती ट्रेनिंग लेने के लिए? खुद मैंने भी तो वही ट्रेनिंग ली थी। उसकी बातों को सुनकर यहाँ पर सेंटम उसे समझाता है कि वो डेथ आइलैंड में जाने के लिए काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। वहाँ सिर्फ छोटे बच्चों को ही ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा उम्र की हो चुकी है। अपनी एज के बारे में सुनकर सिया को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो उन दोनों से कहती है कि आखिर वो उसके पेट पीछे उसकी एज के बारे में कैसे मजाक उड़ा सकता है? क्या ऐसा कोई काम है जो कोई बच्चा कर सकता है और मैं नहीं कर सकती? अब वहाँ पर लड़ाई बढ़ता हुआ देखकर सेंटम वहाँ पर एक शर्त रखता है या इनके सामने कि अगर वो सिया को ट्रेनिंग नहीं देना चाहता है तो एटलीस्ट वो सिया को अपने घर में तो रख सकता है, क्योंकि बाहर उसके लिए जाना खतरे से खाली नहीं है। और जानते हो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन यानी कि क्रोन अपनी इविल स्पिरिट्स की संख्या को बढ़ाया जा रहा है दिन भर दिन। हम में से सिर्फ अब काफी कम लोग बचे हैं जो कि स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सिया भी हमारी मदद करेगी तो ये बहुत अच्छी बात है। उसकी बातों को सुनकर यन तैयार हो जाता है, बट वो उससे कहता है कि वो सिया को अपने घर में फ्री में तो नहीं रख सकता। जिसके जवाब में सिया कहती है कि ठीक है, मुझे भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं होना है, मैं तुम्हारे घर का काम काज कर सकती हूँ इसके बदले। यन उससे कहता है कि ठीक है फिर। और अब हम अगले सीन में देखते हैं सिया को जिसने की मेड के कपड़े पहने होते हैं और यहाँ पर वो उन दोनों भाइयों को सर्व कर रही होती है, जहाँ यन उसे बार बार परेशान कर रहा होता है। इवन कि अब वो अपनी डिलीवरी वाली जॉब भी सिया को करने के लिए कहता है, जिसे देखकर सिया बिल्कुल भड़क जाती है और वो उससे कहती है कि आखिर वो होता कौन है? वो तो मुझे हर छोटी छोटी चीज के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। यहाँ पर लियांग भी यन से कहता है कि लगता है वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है। आखिर सिया इस काम को कैसे कर सकती है? इवन कि तुमने सुना नहीं, सेंटोम ने मना करा था उसे बाहर जाने के लिए। अगर वो डीमन एरिया से बाहर जाएगी तो क्रोन और उसके लोग सिया के ऊपर खतरा बन सकते हैं। जिसके जवाब में यन उससे कहता है कि मुझे मालूम है, लेकिन वो छोटी बच्ची तो है नहीं। उसकी बातों को सुनकर सिया तैयार हो जाती है, ये कहते हुए कि ठीक है, अगर तुम्हें पेमेंट ही चाहिए तो मैं तुम्हें पेमेंट दे देती हूँ। यहाँ पर यन उससे कहता है कि है तुम्हारे पास $100? तो जिसके जवाब में सिया उसके मुंह में $200 फेंक कर मारती है। उससे कहते हैं कि अब तुम मेरा रॉकर बनकर रहोगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि सिचुएशन तो बिल्कुल सेम ही थी, लेकिन इस बार सिया ने यन को मेड के कपड़े पहनाकर उससे अपना काम करा रही होती है। और पूरे दिन उसका काम करने के बाद यन बहुत ज्यादा थक जाता है और तब जाकर उसे ये बात मालूम पड़ती है कि सिया को उस टाइम पर कैसे फील हुआ होगा। अगले सीन में हम तीनों को साथ में देखते हैं, जहाँ पर की लियांग और यन ये बात जानना चाहते थे कि आखिर क्रोन और उसके लोग सिया के पीछे क्यों पड़े हुए। जिसके जवाब में सेंटम उसे बताता है कि सिया की जो गार्जियन स्पिरिट है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इवन कि वो किसी भी मुर्दे को जिंदा भी कर सकती है अगर वो एक बार एक्टिवेट हो जाए तो। उसकी बातों पर यहाँ पर यन को बिल्कुल तो यकीन नहीं था, लेकिन वो तैयार हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सिया जो की उठकर सीधा घंटी बजाने लगती है। वो यहाँ पर यन को बुला रही होती है उसे मसाज देने के लिए, लेकिन जब वो नहीं आता तो वो दरवाजा खोल के बाहर जाती है, जहाँ पर कि यन उसी पेड़ के सामने खड़ा हुआ होता है। जब
सिया उसके पास आती है, उससे कहती है कि क्या उसे आवाज नहीं सुनाई दे रही, जिसके जवाब में येन उसकी तरफ एक बैग फेंकता है और कहता है कि चलो आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। और यहाँ वो उसको उसकी ट्रेनिंग के लिए एक ब्रिज के नीचे ले आता है, जहाँ पे कि वो उसे नदी के अंदर बैठने के लिए कहता है कुछ देर। लेकिन सिया कुछ ही सेकंड्स में बाहर आ जाती है, जिसे देख कर येन को उसके ऊपर गुस्सा आती है। तो सिया उसे बताती है कि आखिर वो ऐसी मासूम लड़की को ज्यादा देर तक पानी के अंदर कैसे रख सकता है। लेकिन येन उससे कहता है कि क्या कहा, मासूम और वो भी तुम। और इसके बाद वो उसे नेक्स्ट लेवल करने के लिए कहता है, जहाँ पर कि उसे पहाड़ी के ऊपर चलना था काफी भारी सामान लेकर, जिस पर कि वो काफी ज्यादा थक जाती है। इसके बाद यहाँ पर येन उसे उसका अंगूठा काटना भी सिखाता है, क्योंकि हर बार किसी बंदे को समन करने के लिए उसे अपना खून देना होगा। यहाँ वो उसे काफी बड़ी तलवार भी उठाने के लिए कहता है, जिसे कि सिया उठा भी नहीं पा रही होती है। जब ये भी फेल हो जाता है तो वो यहाँ पर सिया को एक टाइल देता है और कहता है कि इसे अपने सर से फोड़ो। लेकिन उस दौरान सिया की नाक ही टूट जाती है और अब तो उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो लियांग से कहते है कि आखिर येन उसे इतनी हार्ड वाली ट्रेनिंग क्यों दे रहा है। लियांग कहता है कि वैसे जो ट्रेनिंग तुम कर रही हो वो बिल्कुल ठीक है तुम्हारे लिए पावरफुल बनने के लिए, क्योंकि मार्शल आर्ट की किताबों में तो यही लिखा हुआ है। उसकी बातों को सुनकर सिया काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है मार्शल आर्ट की किताबों को पढ़ने के लिए। और जब वो उससे किताबें मांगती है तो असल में वो एनिमीज मंगा होते हैं, यानी कि वो तब से लेके अब तक सिर्फ किताबों में जो कॉमिक लिखी हुई थी वही वाले ट्रेनिंग उसे सिखा रहे थे। इसकी शिकायत करने के लिए वो सेंटोम के पास भी जाती है। वो उससे कहती है कि आखिर वो किताबों की बातों में यकीन कैसे कर सकता है, मुझे ये वाली ट्रेनिंग नहीं सीखनी। लेकिन सेंटोम उससे कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये नहीं उसका मास्टर है। तो जिसके जवाब में सिया उससे कहती है कि तो फिर तुम मेरा मास्टर क्यों नहीं बन जाते। लेकिन सेंटम उससे कहता है कि अभी वो किसी जरूरी मिशन को कर रहा है, उसका नाम लॉन्ग है। लॉन्ग का नाम सुनकर लियांग और यानी दोनों के दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि वही है जिसका हाथ उनकी पेरेंट्स की डेथ के ऊपर भी है। वो लोग यहाँ पर लॉन्ग की लोकेशन के बारे में सेंटोम से पूछते हैं, लेकिन सेंटोम बताता है कि मुझे नहीं लगता कि जो न्यूज मुझे मिली है वो रियल है, पक्का किसी ने मुझसे झूठ बोला होगा, नहीं तो वो अब तक मुझे मिल जाता। यहाँ पर वो उन दोनों को पुरानी बातों भूलने के लिए कहता है और उस जगह से चले जाता है। सिया काफी ज्यादा गुस्से में होती है कि सेंटोम ने कुछ भी नहीं करा उसके लिए। वो यहाँ पर येन से कहती है कि वो उससे ट्रेनिंग नहीं लेना चाहती है, क्योंकि वो उसे सिर्फ किताबों में लिखी हुई बातों में यकीन करने के लिए कह रहा है। जिसके जवाब में येन उससे कहता है कि ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें ट्रेनिंग देने का। और यहाँ वो उसे लूजर कह देता है और ये भी कह देता है कि शायद वो फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर सकती, जिसका असर उसके ऊपर काफी गहरा होता है। वो रात के टाइम पर भी इसी बारे में सोच रही होती है। तभी उसी वक्त उसे काफी बड़े ब्लास्ट की आवाज आती है, जो कि असल में सिटी के बीचों बीच में हुआ था। जब वो बाहर निकलती है तो वहाँ पर ऑलरेडी येन और लियांग भी थे। वो दोनों के दोनों उसी साइड को देख रहे थे। लियांग जो कि सिया को उस जगह में देखकर उससे कहता है कि क्या तुम भी हमारे साथ आना चाहती हो, अगर ऐसा हुआ तो ये तुम्हारी ट्रेनिंग में काफी ज्यादा मदद कर सकती है। लेकिन येन उस जगह से लियांग को लेकर जाने लगता है, ये कहते हुए कि उसे किसी भी लूजर की मदद नहीं चाहिए। उसकी बातों पर यहाँ पर सिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और अब वो खुद ही अकेले अकेले जाने लगते हैं, ये कहते हुए कि वो खुद भी जा सकती है। यहाँ हम येन और लियांग को देखते हैं जो कि उन इविल स्पिरिट्स के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो उनके पूरे ग्रुप के ऊपर अटैक करते थे, जहाँ येन की स्पिरिट जो होती है वो भी उस काम में उनकी मदद कर रही होती है। यहाँ पर जेन उस जगह में हीरो जैसी एंट्री लेता है और उन सारे इविल स्पिरिट्स के ऊपर अटैक कर देता है। तभी उनमें से एक स्पिरिट जैसी येन के ऊपर अटैक करने वाली थी, हम देखते हैं कि पीछे से लियांग उसे मारकर खत्म कर देता है। यहाँ वो दोनों के दोनों भाई एक दूसरे से बात करते हैं कि इन स्पिरिट्स की जो इस टाइम पर जनसंख्या है वो पिछले के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लगता है कि सेंटोम बिल्कुल सही कह रहा था, ये सब कुछ क्रोन और उसके लोग कर रहे होंगे। और यहाँ एक बार फिर से वो उन स्पिरिट्स के साथ लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सिया को देखते हैं जो कि उस जगह में पहुंच चुकी थी। वो उस जगह में येन को फाइट करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है, इवन कि उसकी स्किल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी होती है। उसके पास लियांग आता है और वो उसे बताता है कि देखा मेरा भाई कितना ज्यादा अच्छा है फाइटिंग स्किल में, उसे ना ही किसी ऐसे मास्टर ने सिखाया है और ना ही ये चीज उसके पास गॉड गिफ्टेड है। अगर हम किसी भी चीज के ऊपर यकीन करते हैं और उसे सच्चे दिल से करते हैं तो हम उस चीज को हासिल कर सकते हैं। यहाँ उनकी तरफ एक काफी बड़ा घोस्ट पड़ रहा होता है, जिसे देखकर लियांग एक ही पंच में उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वो सिया को ये भी कहता है कि मुझे देखो, क्या मेरे पास तुम्हें किसी तरह की स्पिरिट दिखती है या फिर मेरे पास कोई भी स्पेशल एबिलिटी तो है ही नहीं, तब भी मैं इन घोस्ट को खत्म कर सकता हूँ, भले ही वो मेरे साइज से दुगने भी क्यों ना हो। अगर हम अपने ऊपर यकीन करते हैं तो हम उस काम को कर सकते हैं। तभी उस जगह में उनके पास काफी ज्यादा घोस्ट भी आने लगता है, जिसे देखकर लियांग पास ही पड़ी स्वॉर्ड को पकड़कर सिया से कहता है कि मुझे
मुझे गौर से देखना। इसके बाद वो अपनी एक ही स्वाट में उन सारे घोस्ट को खत्म कर देता है। इवन कि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि वो घोस्ट को कुछ टाइम ही नहीं मिल रहा था रिएक्शन देने का, जिसे देखकर सिया बहुत ज्यादा हैरान होती है। लियांग उसे बताता है कि जानती हो, अगर तुम अपने ऊपर यकीन करती हो ना तो तुम सब कुछ कर सकती हो। तभी उसके तरफ एक घोस्ट अटैक करने के लिए पड़ा जा रहा था, लेकिन सिया तो सोच में डूबी होती है, लेकिन लियांग सही टाइमिंग में आकर उसे बचा लेता है। हम देखते हैं कि लियांग की बातों का काफी ज्यादा असर होता है सिया के ऊपर, और अगले दिन एक बार फिर से वो यन के साथ अपनी ट्रेनिंग को करने लगती है, जहाँ वो पानी के अंदर। लेकिन इस बार उसकी प्रोग्रेस पहले के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अच्छी थी, जिसे देखकर यन उसकी तारीफ करता है और उसके बाद उससे ये भी कहता है कि अब तुम्हें अपनी स्पिरिट को समन करना सीखना होगा। यहाँ शाम के टाइम हम सिया को उसी पेड़ के नीचे देखते हैं, जहाँ पे कि वो बैठकर मेडिटेशन कर रही होती है। वो अपने माइंड में अपने गार्जियन स्पिरिट से मिलना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों को देखकर वो डर जाती है और उसका मेडिटेशन टूट जाता है। लियांग उसके बगल में होता है और उससे पूछता है कि उसने क्या देखा, क्या वो अपनी गार्जियन स्पिरिट से मिली। उसकी बातों को सुनकर सिया काफी ज्यादा उदास हो जाती है और उसे बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लगता है कि मेरी गार्जियन स्पिरिट मुझे पसंद नहीं करती है, इवन कि मैं सिर्फ उसकी दो आंखों के अलावा और कुछ देख ही नहीं पा रही हूँ। तो लियांग उसे बताता है कि ज्यादा कर हमारी गार्जियन स्पिरिट उस टाइम पर बाहर आती है जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो सिया को याद आता है कि हाँ, लास्ट टाइम ट्रक कुन से भी उसने उसे बचाया था, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये काफी देर से घर नहीं आया, जिसके बारे में वो लियांग से पूछती है। तो लियांग उसे बताता है कि वो एक क्रिमिनल को ढूंढने गया है जिसका नाम लॉन्ग है, और वो वही बंदा है जिसके बारे में पहले सेंटोम ने भी उन लोगों को बताया था। तो उसी दफा हम यहाँ पे यन को देखते हैं, जो कि अपने जान पहचान के सारे लोगों के पास जाकर लॉन्ग के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन उनमें से एक बंदा उससे कहता है कि ये केस कब कब बंद हो चुका है और ये घोस्ट वर्ल्ड के भी खिलाफ है अगर तुम उसके बारे में कुछ पूछताछ करोगे। लेकिन यन उसकी एक भी बातों को नहीं सुनता है, इवन कि वो सारे लोगों से लॉन्ग के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उसे कोई भी जानकारी हासिल नहीं होती। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ क्रोन, जो कि अपने रोबोट्स की मदद से यहाँ पर यन के ऊपर नजर लगाए बैठा हुआ था, वो कहता है कि लगता है ये सही टाइमिंग में उस लड़की को पकड़ने के लिए, क्योंकि जब तक उसका बॉडीगार्ड बाहर है हम उसे बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। यहाँ पर जैसे यन के बगल से जो ट्रक गुजरता है, यन उस जगह में गायब हो जाता है और वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इवन की वो रोबोट भी जो कि उसके ऊपर नजर रख रहा था, जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उस जगह में यन होता है। यन उससे कहता है कि मुझे पहले ही एहसास हो चुका था कि कोई मेरे ऊपर नजर रख रहा है। इसके बाद वो उस रोबोट का मुंडी तोड़ देता है। तभी उस जगह में सेंटोम भी आ जाता है, जिसे देखकर यन उससे कहता है कि क्या वो उसके ऊपर नजर रख रहा है, आखिर वो उस क्रिमिनल को क्यों नहीं ढूंढता है। तो यहाँ पर सेंटोम उसे बताता है कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, असल में जो उस क्रिमिनल के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी वो बिल्कुल फेक थी, और इस बात का भी कोई भी प्रूफ नहीं है कि लॉन्ग का हाथ तुम्हारे माँ बाप के डेथ में भी था। तुम जानते हो इस जगह में सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए सिया की जान बचाना है, क्योंकि क्रोन और उसके लोग उसे पकड़ने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि उनके लिए डीमन स्ट्रीट में जाना मुश्किल होगा? वो कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे वहाँ के बैरियर को क्रॉस करने का। तो जिसके बाद यहाँ पर रोबोट का मुंह अपनी तरफ करते हैं और वहाँ पर क्रोन के हेडक्वार्टर में एक बंदे से बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ पे लियांग और सिया को देखते हैं। सिया काफी देर तक मेडिटेशन कर रही होती है, जिसे देखकर लियांग उससे कहता है कि लगता है तुम बहुत ज्यादा थक चुकी हो, अब तो तुम्हें सो जाना चाहिए, कहीं तुम मेरे भाई के आने का इंतजार तो नहीं कर रही हो। जिस पे सिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, आखिर मैं उस नक्चड़े का इंतजार क्यों करूंगी, मैं तो बस अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए मेडिटेशन कर रही हूँ। मुझे पता है कि हर टाइम यन मुझे नहीं बचा सकता, यानी कि मुझे खुद ही स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तभी उस जगह में अचानक से उन दोनों को महसूस होता है कि कोई चीज उन्हीं की तरफ काफी तेजी से बढ़ रही है, और यहाँ हम देखते हैं कि लियांग सिया को बचाने के लिए उसे धक्का दे देता है और खुद उस काफी बड़े स्पाइडर मॉन्स्टर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर वो सिया को डायरेक्ट अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन सिया उस जगह में लियांग को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। जब उनमें से एक अटैक उसी की तरफ लगता है तो वो बसते बसते बसते, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो लियांग की बात मानकर चुपचाप घर के अंदर चले जाती है और वहाँ से देखने लगती है, जहाँ पर कि लियांग उस स्पाइडर के ऊपर अटैक करता है अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड के साथ। वो स्वॉर्ड को उसके सर के ऊपर घोप देता है और अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिस पर कि उस स्पाइडर के ऊपर काफी तेज लाइटनिंग होती है और उसे 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। लेकिन तब भी इस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता उसको। यहाँ जब वो स्पाइडर लियांग के ऊपर अटैक करता है अपना जाला फेंक कर, लेकिन लियांग उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जब वो जाला उसकी दीवार के ऊपर लगता है तो उसकी पूरी दीवार ही टूट जाती है।
इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो स्पाइडर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लियांग जब घर की तरफ देखता है क्योंकि सिया वहीं पर ही थी, उसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो स्पाइडर एक बार फिर से लियांग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लियांग बड़ी आसानी से अपनी स्वॉर्ड की नोक पर उसके जाले को काट कर उसकी तरफ ही बढ़ने लगता है, लेकिन वो मकड़ा उसे मक्के की तरफ फेंक देता है। सिया लियांग की मदद करना चाहती थी, लेकिन वो खुद भी उसके जाले की वजह से बंद चुकी थी उस जगह में। दूसरी तरफ हम यहाँ पर येन और उसी हेडक्वार्टर के बंदे को देखते हैं जो कि एक दूसरे से वेबकैम के जरिए बात कर रहे होते हैं। वो क्रोन का बंदा यहाँ पर येन से कहता है कि लगता है इस बार जीत हमारी तरफ है, जिस पर कि येन उसे इतनी जल्दी खुशी ना मनाने के लिए कहता है। वो बंदा यहाँ पर उसे वीडियो दिखाता है और कहता है कि देखो सिया जो कि अब उस स्पाइडर के जाले से पूरी तरीके से बन चुकी है, वो अपनी गार्जियन स्पिरिट को उस जगह में समन भी नहीं कर पाएगी। तो तुम कैसे कह सकते हो कि विक्ट्री हमारी तरफ नहीं है? जिसे देखकर येन उससे कहता है कि उसे वैसे भी उस लड़की से कोई भी उम्मीद नहीं है, उसे सिर्फ अपने भाई से उम्मीद है। और यहाँ हम लियांग को देखता है जो कि एक बार फिर से खड़ा होकर उस जगह में अपनी नई स्पिरिट को समन करता है जिसका नाम टैंग ली होता है। वो उस जगह में आते ही उस स्पाइडर का एक हाथ काट देता है। इसके बाद वो स्पाइडर की तरफ एक काफी बड़ा पंच भी मारता है, जिसके पंच के बाद उस स्पाइडर को रात के टाइम पर तारे दिखने लगता है, लेकिन वो कहता है कि अगर ऐसा ही हुआ तो वो इन लोगों से नहीं जीत पाएगा। इसके बाद वो अपनी पीठ में जितने भी एक्स होते हैं उन्हें लियांग और उसके स्पिरिट के आसपास फैला देता है, जिससे देखकर लियांग कहता है कि इस चीज का तो कोई भी फायदा नहीं है। इसके बाद वो अपनी स्पिरिट के साथ हवा में उड़कर उसकी तरफ लाइटनिंग स्ट्राइक करता है, जिस पर कि वो स्पाइडर और उसके अंडों का साथ में आमलेट बन जाता है। और जब उस जगह से धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि उस जगह में कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका था। इन सारी चीजों को सिया भी देख रही थी, लेकिन वो ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान थी कि लियांग के पास उसकी अपनी स्पिरिट है। वो तो मुझे कल से भाषण दे रहा था कि हम बिना स्पिरिट के भी रह सकते हैं, जैसे तुम मुझे ही देख लो, आज अचानक से उसके पास स्पिरिट कैसे आ गई। यहाँ लियांग जो कि सिया के सामने अपनी स्पिरिट के अंदर से बैटरी को बाहर निकालता है और यहाँ ये चीज रिवील होती है कि असल में वो एक तरह का रोबोट है। लेकिन वो यहाँ पर अब भी उदास होती है क्योंकि लियांग एक बच्चा होते हुए भी उससे लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इतनी बड़ी लड़की होते हुए भी नहीं। वो यहाँ लियांग से रिक्वेस्ट करते कि क्या तुम मेरे लिए भी इस तरह का रोबोट बना सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी गार्जियन स्पिरिट बाहर भी आना चाहती है। उसकी बातों को सुनकर लियांग बहुत ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इस रोबोट को कंट्रोल भी कर पाओगी। मुझे लगता है कि शायद तुम्हें इस टाइम पर अपनी गार्जियन स्पिरिट के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। सिया कहती है कि वो रोबोट के साथ भी काम चला सकती है। तभी उस जगह में सेंटम और रेन भी पहुंच जाते हैं। वो उस जगह की हालत को देखकर अगले दिन अपनी स्पिरिट सूसू के साथ अपना सारा घर ठीक करने लगता है। उन दोनों को साथ में काम करता हुआ देखकर सिया को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसकी स्पिरिट तो बाहर ही नहीं निकलना चाहती है। दूसरी तरफ भाग्यों की स्पिरिट को देखो, मुझे लगता है कि शायद एक बंदे और उसके स्पिरिट के बीच में सिर्फ और सिर्फ फाइट के दौरान ही काम नहीं होता है, बल्कि वो एक दूसरे के बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड भी होते हैं। और मुझे लगता है कि शायद मेरी स्पिरिट मुझे पसंद ही नहीं करती है। दोस्ती तो दूर की बात। सेंटम उसे समझाता है कि जानती हो हर किसी की स्पिरिट सेम नहीं होती है, क्या पता तुम्हारी स्पिरिट काफी ज्यादा बाकियों के अकॉर्डिंग अलग हो, तो जानती हो ना, तभी तो क्रोन तुम्हारे स्पिरिट के पीछे पड़ा हुआ है। और मैं एक बात पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि जब भी तुम मुसीबत में होगी तुम्हारी गार्जियन स्पिरिट तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएगी। सिया उससे कहते कि बिल्कुल नहीं, कल रात को भी तो मुसीबत में थी, वो क्यों नहीं आया? लगता है कि वो मुझे सच में पसंद ही नहीं करता है। इवन कि जो मैं उसे करने के लिए बोलती हूँ वो मेरी एक भी बात नहीं सुनता। शायद से वो बहरा होगा। येन उसके पास आता है, उससे कहता है कि वो ड्रामे कर रही है। मुझे लगता है कि तुम शायद से बहुत ज्यादा कमजोर हो, इसलिए कल से मैं तुम्हारी ट्रेनिंग दुगना कर दूंगा, क्योंकि अब हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है। मुझे पता है कि क्रोन और उसके लोग जल्दी जल्द रीमन स्ट्रीट के उस बैरियर को क्रॉस करने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। तब तक तुम्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और हम लोग तुम्हें नहीं बचा सकते। जिस पर कि सिया तैयार हो जाती है और वो वहाँ पर अपनी गार्जियन स्पिरिट को समन करने वाली ट्रेनिंग पर फिर से स्टार्ट कर देती है। यहाँ वो अलग अलग पोज ट्राई कर रही होती है जो कि येन उसे करने के लिए कहता है, लेकिन तब भी उसकी गार्जियन स्पिरिट बाहर नहीं आती, जिसे देखकर सिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे पक्का कोई गलत मेथड सिखा रहे होगे। मैंने तो आज तक तुम्हें कभी नहीं देखा अपनी गार्जियन स्पिरिट को इस तरीके से बाहर निकालने की। जिस पर कि येन उससे कहता है क्योंकि उसकी दोस्ती अपनी गार्जियन स्पिरिट से काफी ज्यादा अच्छी है, हम दोनों का बॉन्ड भी बहुत अच्छा है, इसलिए मेरी एक आवाज लगाने
जाने पर ही वो बाहर आ जाता है। और आखिर आएगा भी क्यों नहीं, मैं हूँ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तुम जैसे लूजर के आखिर कोई स्पिरिट भी है। मुझे तो बहुत ज्यादा हैरानी होती है कभी। यहाँ यन की इस बातों को ऊपर बैठे हुआ सेंटम और लियांग भी सुन रहे होते हैं। सेंटम लियांग से कहता है कि जानते हो, मेरा यहाँ पर सिया को लाने का सिर्फ यही मकसद नहीं था कि मैं उसे क्रोन से बचाऊं, बल्कि ये भी था कि यन दूसरे की फीलिंग को समझ पाए, यानी कि उसे अपनी पावर्स के ऊपर धीरे धीरे कर कर काफी ज्यादा घमंड होने लगा है। और अगर वो इसी तरीके से बाकियों को ट्रीट करेगा तो वो कभी भी अच्छा टीचर नहीं बन पाएगा। तो उसी तो हम यन को देखते हैं जो कि सिया से कहता है कि लगता है हमें कोई दूसरा ऑप्शन ट्राई करना होगा। मैंने सुना कि लास्ट टाइम तुमने अपनी स्पिरिट को समन करा था जब तुम ट्रक उनसे टकराने वाली थी और उसने तुम्हारी जान भी बचाई थी। क्यों ना हम इस बार भी कुछ इसी तरीके का ट्राई करें। तो यहाँ सिया कुछ भी नहीं समझ पाती और दूसरी तरफ यन अपनी स्पिरिट को सिया को उठाने के लिए कहता है और वो उसे जबरदस्ती उस जगह से ले जाने लगता है। टीमन स्ट्रीट की गलियों में वहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट्स ऑलरेडी मौजूद थे। वहाँ पर वो लोग रुकते हैं और वो सिया से कहता है कि अब उन्हें इन सारे स्पिरिट से लड़ाई करनी होगी जो कि इविल है, वो खून के प्यासे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी स्पिरिट जरूर आएगी। इससे पहले कि सिया उस जगह में कुछ भी समझ पाती, हम देखते हैं कि यन अपनी बाइक लेकर अपनी स्पिरिट के साथ उस जगह से निकल पड़ता है और दूसरी तरफ सिया के पास वो सारी की सारी इविल स्पिरिट्स बढ़ने लगती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, जिसे देखकर सिया की फट के चार हो जाती है और वो उस जगह पर भागने लगती है। यहाँ हम यन को देखते हैं जो कि काफी आगे तक आ चुका था। उसे महसूस होता है कि उसकी बाइक अचानक से भारी हो चुकी है और जैसे वो पीछे देखता है तो वहाँ पर सिया होती है जो कि उसकी बाइक के ऊपर लटकी होती है। वो उससे कहती है कि आखिर वो किसी अकेली लड़की को उस जगह में कैसे छोड़कर आ सकता है। लेकिन यहाँ यन सिया से कहता है कि अगर अब वो उन इविल स्पिरिट से नहीं लड़ पाएगी तो आने वाले टाइम पर वो क्रोन से अपने आप को कैसे बचा पाएगी। इसके बाद वो अपनी स्पिरिट को ऑर्डर देता है कि वो सिया को पकड़ कर रखे जब तक कि वो इस जगह से भाग नहीं जाता। और जैसे वो काफी दूर तक भाग जाता है तो दूसरी तरफ उसकी स्पिरिट भी अंडरग्राउंड वाले रास्ते से टेलीपोर्ट हो जाती है और इस जगह पर सिया अकेले छूट जाती है उन इविल स्पिरिट्स के बीच में जिन्होंने की अब सिया को घेर चुका था। दूसरी तरफ हम यहाँ पर सेंटम लियांग और यन को छत के ऊपर देखते हैं जो कि बैकअप के लिए खड़े हो रखे थे। यहाँ वो सिया को ही देख रहे होते हैं जो कि उन घोस्ट के साथ फाइट कर रही होती है। उनमें से एक घोस्ट उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन सिया अपनी पैरों से उसकी तरफ लात मारकर अपने से दूर कर देती है। वो उन सारे घोस्ट के अटैक से अपने आप को डॉज कर रही थी लेकिन तब भी वो उसके ऊपर भारी पड़ने लगे थे और वो उसे पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर लियांग यहाँ पर सिया की मदद करना चाहता था लेकिन यहाँ पर यन उसे रोक देता है। तो उसी तरफ हम सिया को देखते हैं जिसके ऊपर वो घोस्ट अटैक करने लगे थे। इवन की अब वो उसका गला भी दबाने लगे थे जिस पर कि सिया मरने वाली होती है। वो अपनी स्पिरिट को उस जगह में समन करती है लेकिन उसकी स्पिरिट जैसी बाहर निकलने की कोशिश करती है तभी उस जगह में यन लियांग और सेंटम आकर उन सारे घोस्ट के ऊपर अटैक करते थे। वो यहाँ पर सिया से कहते हैं कि हमने तुम्हारी स्पिरिट को सेंस करा, लगता है कि वो इसलिए बाहर नहीं आ पा रही क्योंकि किसी चेन्स की वजह से वो बंधी हुई है जिसे कि और कोई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सिया ही तोड़ सकती है। यहाँ शाम के टाइम पर जब यन और सेंटम एक दूसरे से बात कर रहे होते तो सेंटम यहाँ पर यन को आइडिया देता है कि क्यों ना वो तुम्हारे घर के बाहर जो ट्री है उसकी रूट का इस्तेमाल करने के लिए सिया को दे दे तो उसकी गार्जियन स्पिरिट एक्टिवेट हो सकती है और वो उन चेन्स को भी तोड़ सकती है। लेकिन यन बिल्कुल भी एग्री नहीं होता। वो कहता है कि जानते भी हो ये ट्री मेरे फैमिली और मेरे पूर्वजों से जुड़ा हुआ है, आखिर मैं इतने पुराने पेड़ को कैसे खराब कर सकता हूँ एक लड़की के ऊपर। तभी उस जगह में सिया भी आ जाती है। वो कहती है कि तुम क्या बात कर रहे थे। यहाँ पर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों के तीनों उसी बाहर खड़े पेड़ की तरफ जाते हैं और उसे देखने लगता है। यहाँ सेंटम जो कि सिया को समझा रहा होता है कि उसे इस स्पिरिट की एक ब्रांच को अपने अंदर एब्सॉर्ब करना होगा जिस पर कि उसे अपनी बॉडी के अंदर एक काफी बड़ा स्पिरिचुअल एनर्जी का ब्लास्ट महसूस होगा, शायद इससे बात बन सके। तो जिस पर सिया यहाँ पर यन से कहती है कि आखिर ये बात तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मुझसे इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कराई। तो यन उससे कहता है कि मुझे कोई शौक नहीं है अपनी फैमिली के हिस्ट्री की ब्रांच को तुम जैसी लड़की के ऊपर वेस्ट करने की, पर अभी सबसे ज्यादा जरूरत है इसलिए मैं दे रहा हूँ। और तुम तो वैसे भी शुरू से यही चाहती थी ना कि तुम ट्रेनिंग ना कर खुद ही पावरफुल बन जाओ बिना किसी चीज के। तुम सच में फ्यूचर में कभी कुछ नहीं कर पाओगी खुद से। उसकी बातों को सुनकर सिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। वो कहती है कि क्या करी नहीं मैंने प्रैक्टिस, तुमने जो कहा था मैंने वही करा और अगर तुमने मेरी इतनी हार्ड ट्रेनिंग को नहीं देखा तो इसमें तुम्हारी गलती है कि तुम अंधे हो। अब जिस पर यन और वो दोनों के दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और यहाँ पर सेंटम उन दोनों को चुप रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर तुम हर बात पर लड़ने क्यों लग जाते
जाते हो। तो जिस पे यन उस जगह से नाराज होते हुए चले जाता है, ये कहते हुए कि वो उस नक्सड़ी को अपने इस ट्री का एक भी टुकड़ा नहीं देगा। यहाँ हम रात के टाइम पर लियांग और यन को देखते हैं, जहाँ पर कि उसका भाई उसे समझा रहा होता है कि माना कि वो ट्री हम लोगों के लिए कितना ज्यादा महत्व रखता है, लेकिन तभी भी इस टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरी हम लोगों के लिए उस बेचारी लड़की की जान बचाना है। तुम पुरानी बातों को भूल क्यों नहीं जाते हो और नई चीज से शुरुआत क्यों नहीं करते हो। लेकिन यन एक भी चीज के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ हम यहाँ पर सिया को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा उदास के हालत में उस पेड़ के नीचे ही बैठी होती है। उस जगह में सेंटोम भी आ जाता है। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन सिया उससे कहती है कि उसे कोई भी बात नहीं करनी, वो वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर है और वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड रहती है। जिस पर कि सेंटोम उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम उस ट्री को यूज कर सकते हो और वैसे भी अगर तुम थोड़ी सी ब्रांच को एब्सॉर्ब कर भी लोगी तो इससे कौन सा कि यन को मालूम पड़ेगा। और यहाँ पर वो सिया को डिसाइड करने के लिए कहता है खुद से, और ये कहकर वो उस जगह से चले जाता है। हम देखते हैं कि सिया जो कि उस पेड़ के पास आती है और उसके ऊपर चढ़ने लगती है एक ब्रांच को तोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसे अपने ऊपर काफी ज्यादा बुरा फील होता है कि वो वाकई में हार्ड ट्रेनिंग को ना करते हुए फिर से शॉर्टकट मेथड अपना रही है, जैसे कि यन ने कहा था। इसलिए वो पेड़ से नीचे उतर जाती है बिना उसकी ब्रांच तोड़े हुए, और ये कहते हुए कि वो खुद से ही मेहनत करेगी। अगर यन नहीं चाहता कि मैं उस ब्रांच को तोड़ूं तो मैं नहीं तोड़ूंगी। हम देखते हैं कि उसकी बातों को यन भी खिड़की से सुन रहा होता है और उससे उसके ऊपर काफी ज्यादा अच्छा फील होता है कि फाइनली उसने एक चीज एक्सेप्ट कर ली कि वो खुद से मेहनत कर सकती है। तभी उस जगह में उन लोगों को टीमन स्ट्रीट की सारी लाइट्स बंद होने लगती है, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि असल में क्रोन का जो वो बंदा था अपनी पूरी आर्मी के साथ टीमन स्ट्रीट में पहुंच जाता है आसमान की तरफ से एक पोर्टल ओपन करते हुए। और वो यहाँ पर जो क्रोन का बंदा होता है वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि वो जल्दी से जल्दी जाकर सिया को ढूंढ कर लाए, क्योंकि असल में वो यहाँ पर सिया को किडनैप करने के लिए आए होते हैं। हम देखते हैं कि इसके बाद उसके सारे के सारे रोबोट टीमन स्ट्रीट के सारे स्पिरिट के ऊपर अत्याचार करने लगते हैं और उन्हें मारने पीटने लगता है। और इसी के साथ इसका पार्ट 2 भी एंड होता है। पार्ट 3 के लिए कमेंट करना ना भूलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।